दोस्तों नमस्कार। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। हमने अभी तक चैप्टर 2 में सेक्शन 4 पढ़ा, जिसमें हमने कुछ एग्जम्पशन देखे। हमने सेक्शन 5 पढ़ा, जिसमें हमने टेनेंट की लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी देखी, अर्थात जो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा उन्हें देना नहीं है। सेक्शन 6 में हमने देखा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के ऊपर ही कुछ प्रतिबंध लगाए हुए, दोनों ही कुछ अमाउंट नहीं क्लेम कर सकते किसी भी स्थिति में। और सेक्शन 6 के लास्ट 2 सब सेक्शन में हमने उनका एक एक्सेप्शन भी देखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है स्टैंडर्ड रेंट की। जब हम इसके प्रोविजन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सेक्शन के अंदर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल ड्रॉ करे हुए है कि जब एक अधिकारी को स्टैंडर्ड रेंट किसी पर्टिकुलर अकोमोडेशन का फिक्स करना होगा तो किन मापदंडों के आधार पर उन्हें वो फिक्स करना होगा। इसीलिए मैंने इस सेक्शन की हेडिंग स्टैंडर्ड रेंट न देते हुए प्रिंसिपल्स फॉर फिक्सिंग स्टैंडर्ड रेंट दे रखी है, और मैंने अपनी बैलेट में भी पेंसिल से इसी को लिख लिया है ताकि मुझे ध्यान रहे कि सेक्शन 7 गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स की बात करता है। आइए अब हम इस सेक्शन को देखते हैं। इस सेक्शन को उन्होंने 3 भागों में बांट रखा है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 1 में उन्होंने किसी रिपील्ड एक्ट की बात करी है और एक ऐसे एक्ट की बात करी है जो रिपील्ड से भी पहले अगर कोई इनेक्टमेंट रहा हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसकी बात हुई है। सेकंड वो बात करता है 1 जनवरी 1948 की कि इस तारीख को जो भी मकान कंस्ट्रक्टेड हो चुके थे उनकी वो बात करता है। और थर्ड बात करता है जब आप पहले दोनों केसों में अगर नहीं आओगे तो वो आप थर्ड क्लॉज में आओगे। उसमें भी 2 पार्ट करे हुए। आइए हम इन्हें समझते बेसिकली पहले पूरे सेक्शन को कि पूरा सेक्शन क्या चाह रहा है, और उसके बाद हम 1 to 1 एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। इसको सबसे पहले मैंने 1 में लिखा है कंस्ट्रक्टेड, सेकंड में भी कंस्ट्रक्टेड और थर्ड में कंस्ट्रक्शन जिनका 1 जनवरी 1948 के बाद हुआ है। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज का स्टैंडर्ड देखना होगा तो सबसे आसान काम आप ये कि पहले वाले ने जो करा था वो देख लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो इस एक्ट ने क्या बोला कि पहले वाले एक्ट ने जो बोला था ना उसको मान लो। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी उन्होंने किसको दी, या मैंने एक बनाई है प्रायोरिटी लिस्ट ताकि हमें पता चले कि किसको प्रायोरिटी पहले दी और फिर इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। प्रायोरिटी उन्होंने सबसे पहले दी है रिपील्ड एक्ट्स को, है ना, कि इस एक्ट के आने के पहले जो भी एक्ट जो भी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रहे हैं उनमें जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया वो रेंट हम मानेंगे। ये पहली बात। सेकंड उन्होंने बोला है कि जो मकान 1 जनवरी 1948 को कंस्ट्रक्ट हो चुके थे, हालांकि उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं करा है पर उन्होंने जो 2 क्लॉज में लिखा हुआ है वाज लेट वाज नॉट लेट, अल्टीमेटली मकान बन चुका था, किराए पे देना या नहीं देना, 2 उन्होंने केस बांट दिए। थर्ड केस होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1 जनवरी 1948, मतलब 1 जनवरी 1948 के बाद जिनका कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किस केस में आएंगे, वो थर्ड में आएंगे। सेकंड में कौन से आएंगे, जिनका कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी 1948 को जिनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट था, या तो किराए पर दे सकते थे और नहीं दे सकते थे, दोनों ऑप्शन उनके पास है। और इससे ऊपर उन्होंने जो बात करी है वो करी है रिपील्ड एक्ट और इनेक्टमेंट की। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 भागों में इसको बांट दिया है। सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने दी है एक्ट को, दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने दी है रजिस्टर को, और तीसरी प्रायोरिटी उन्होंने सेपरेटली असेसमेंट जो 3 में है। और उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो एग्रीमेंट और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्होंने देखा है। आइए हम एक एक क्लॉज को अच्छे से 1 by 1 समझते हैं। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1, वेयर रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट हैज बीन फिक्स्ड बाय competent authority under the repealed act or prior to the commencement of repealed act as the case may be by a competent authority under the enactment for the time being in force such reasonable rent or fair rent। मतलब एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड रही होगी, फर्स्ट थिंग, कोई एक्ट उस समय इन्फोर्स रहा होगा, चाहे वो रिपील्ड एक्ट रहा हो चाहे कोई इनेक्टमेंट रहा हो, जिसकी किसी अथॉरिटी ने, अथॉरिटीज ऑफ सच एक्ट और इनेक्टमेंट हैज फिक्स्ड सम रेंट, उन्होंने कोई रेंट उस अकोमोडेशन का फिक्स कर दिया था। 2 नाम से वो जाना जाता होगा, या तो उसको आप फेयर रेंट कह रहे होंगे या उसे आप रीजनेबल एनुअल रेंट कह रहे होंगे। तो सच रीजनेबल एनुअल रेंट और
फेयर रेंट इक्वल टू स्टैंडर्ड रेंट। ये पहला रूल है, पहली गाइडलाइन है कि अगर किसी भी रिपील्ड एक्ट में, किसी भी एनेक्टमेंट में, किसी भी कंपेटेंट अथॉरिटी ने किसी भी अकोमोडेशन का रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट अगर डिसाइड किया हुआ है तो आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू योर स्टैंडर्ड रेंट। दिस वाज अबाउट सेक्शन 7 क्लॉज 1 और सब सेक्शन 1। सेक्शन 7(1) में हमने उन सभी प्रॉपर्टी को देख लिया है जिनका किसी कंपेटेंट अथॉरिटी ने रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स कर दिया है। अब सबका तो संभव नहीं है कि उन्होंने सभी का फिक्स कर दिया होगा। डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉपर्टी बची होगी। जो बची हुई प्रॉपर्टी है उनमें से भी क्या सभी ने किराए पे दिया होगा? नहीं, कुछ ने दिया होगा और कुछ ने नहीं दिया होगा। इसीलिए इसको 7(2) को दो कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया है। was let as on 1st January 1948, was not let as on 1st January 1948। किराए पर दिया था, किराए पर नहीं दिया था। सेकंड थिंग, रीजनेबल एनुअल रेंट, फेयर रेंट नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन अल्टीमेटली मतलब वही है कि फिक्स नहीं है। अगर फिक्स्ड होता तो आप सेक्शन 7 के क्लॉज 1 में आपकी पोजीशन होती। इसका मतलब किराए पर दिया था, नहीं दिया था। और जो सेक्शन, इसका मतलब ये कि सेक्शन 7 के क्लॉज 1 में वो नहीं आ रहे। सिंपल सी बात है। अब क्या करना होगा? म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर, एक रजिस्टर 1 जनवरी 1948 को जो भी म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर जिसके अंदर टैक्स और रेंटल इनकम के बारे में डिटेल्स दी हुई होती है, अगर उस दस्तावेज में आपके अकोमोडेशन का रेंट दिया हुआ था, रेंटल वैल्यू कितनी अगर दी हुई थी, तो वो और रियलाइज्ड लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने एग्रीमेंट करके जो भी उनका चल रहा होगा कि कितना रेंट देना है, कितना नहीं देना है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस इक्वल टू आपका स्टैंडर्ड रेंट। अब समझने वाली बात ये दोस्तों, जो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर है इसका प्रूफ चाहिए होता है कोर्ट को कि उस रजिस्टर में, और डेट भी 1 जनवरी 1948 ही चाहिए। इसके बाद और पहले से उन्हें मतलब नहीं है। स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इस तारीख को इस रजिस्टर में आपकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर कुछ लिखा था, रेंटल इनकम के बारे में डिटेल्स थी, तो डॉक्यूमेंट ले आओ, हम उसको मानेंगे। अगर पार्टी अपना दस्तावेज नहीं दे पाती है तो आप सेक्शन 7 के क्लॉज 2 में नहीं आ रहे हैं। एक और बात, या तो इसमें लिखाओ या रियलाइज, और दोनों में से जो लेस। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से आपके पास एक अवेलेबल ही नहीं है, या तो ये अवेलेबल नहीं है या ये अवेलेबल नहीं है, तो भी आप सेक्शन 7 के क्लॉज 2 में नहीं आएंगे। आपके ऊपर सेक्शन 10 क्लॉज 4 लगेगा। नेक्स्ट, वॉज नॉट लेट, किराए पर दिया ही नहीं था, तो वहां पर क्या है? वहां पर सेम बात है कि म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में लिखा था तो ठीक है, और कुड बी रियलाइज, मतलब किराए पे दिया तो नहीं था लेकिन इतना आ सकता था। तो कितना आ सकता था इसका एविडेंस देना पड़ेगा आपको, आपके आसपास के लोगों का किराया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता के कि मेरे पड़ोसी का 700 रुपये आता था तो मेरा तो 600 रुपये आ ही सकता था। इसका मतलब है कुड बी रियलाइज्ड। तो आपको वो एक एविडेंस के माध्यम से कोर्ट में प्रूव करना होगा, और वहां पे बीच एवर इज लेस। अब ये सेक्शन देखने में टफ है लेकिन इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू इसलिए बहुत कम है क्योंकि म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में बहुत सारे अकोमोडेशन की अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल हो तो प्रूफ मिलना संभव नहीं था, इसलिए इस कैटेगरी में बहुत सारे अकोमोडेशन आने के बाद भी कोर्ट में उनका अकोमोडेशन, जो कोर्ट मतलब आरसीए कोर्ट में उनका अकोमोडेशन तय करते समय वो इस क्लॉज में नहीं बैठ पाए, क्योंकि बात वही थी कि प्रूफ इज रिक्वायर्ड, साबित करना पड़ता है आपको हर चीज। और आप अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं ले जाए तो व्हिचएवर इज लेस का हम करेंगे क्या? हमको तो दो चीज चाहिए और दोनों के बाद हम व्हिचएवर इज लेस देखेंगे। अगर दोनों में से एक ही है तो ये सेक्शन हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद इंक्रीज्ड, मतलब इतना जो है इनमें से जो भी लेस है ना, मान लो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर आपका बोलता था 700 रुपए और आपने इससे लिए थे 1000 रुपए, अल्टीमेटली 700 रुपए आपका वो बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट। अब इस 700 रुपए में आपको कुछ अमाउंट बढ़ाना है क्योंकि 1 जनवरी 1948 के बाद आपका एक्ट 1961 का है, तो इस ड्यूरेशन का जो भी इंक्रीज हुआ है, लॉ ने उस इंक्रीज को बता दिया है कि रेसिडेंशियल और एजुकेशन में 35% बढ़ जाएगा। मतलब 700 के ऊपर जो 35% लगा दो आप, और जो भी आएगा वो आपका स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। अगर नॉन रेसिडेंशियल मतलब अदर केसेस की बात करिए तो 70% इजाफा हो जाएगा इसमें उसी अकोमोडेशन का। और अगर इक्वल टू इंक्रीज इन म्युनिसिपल टैक्स
इफ टेनेंट इज नॉट पेइंग, सिंपल सी बात है, म्युनिसिपल टैक्स देने का काम किसका है? लैंडलॉर्ड का है, टेनेंट का नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स के लायबल नहीं है तो एक काम करो, म्युनिसिपल टैक्स भी बढ़ा दो। अगर वो दे रहा है उधर म्युनिसिपल टैक्स आपका और आप इधर बढ़ा भी रहे हो तो ये तो डबल पेमेंट होगा उसका, कि आपने रेंट में भी साल में 200 रुपए टैक्स बढ़ा दिया नगर निगम का, और मैं नगर निगम जाके हर महीने 200 रुपए भर रहा हूँ वो अलग। तो अगर वो नहीं दे रहा है तो आप 200 रुपए बढ़ा के उसको रेंट मान के आप उससे वसूल सकते हो, सिंपल सी बात है। सेक्शन 7 क्लॉज 2 का एक लास्ट पार्ट, provided that the increase specified in paragraphs A and B shall be permissible only if the accommodation has been kept in good and tenantable repairs। मतलब जो 35% और 70% अपन ने बढ़ाया है वो तभी, उसका इजाफा तभी संभव है जब वो गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स में रहा होगा, मतलब उसकी स्थिति इतनी ठीक रही होगी कि ये अमाउंट बढ़ाना ठीक रहेगा, तभी वो बढ़ाया जाएगा। ये इतनी सी बात उसके आखिर में लिखी हुई थी, एक एक्सेप्शन के फॉर्म में है कि शर्त ये है 35% और 70% की कि आपका जो अकोमोडेशन है हैज बीन केप्ट इन गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स। अगर आप सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में नहीं आ पा रहे क्योंकि किसी भी रिपील्ड एक्ट की किसी भी अथॉरिटी ने आपके अकोमोडेशन का एनुअल रीजनेबल रेंट या फेयर रेंट फिक्स नहीं किया है, आप सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में भी नहीं आ पा रहे क्योंकि आपका मकान उस दिन बना ही नहीं था। देखो, अगर 1 जनवरी 1948 को कोई भी मकान बना हुआ हो तो वो दोनों ही पोजीशन में आएगा, या तो किराए पे दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। इसका मतलब वो सारे मकान जो 1 जनवरी 1948 को बने हुए थे उन पर क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 लागू होगा, लेकिन जो मकान 1 जनवरी 1948 के बाद बने उनका क्या, तो डेफिनेटली उनका सेपरेट असेसमेंट हुआ होगा, जो बाद में बने होंगे उनका, है ना। तो उसकी बात करता है आपका सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3। वो क्या बोलता है? इन द केस ऑफ अकोमोडेशन नॉट फॉलिंग अंडर द क्लॉज 1 और क्लॉज 2, आप 7.1 और 7.2 दोनों में नहीं आ पा रहे, वी आर सॉरी, आपके लिए नया नियम। इफ द अकोमोडेशन इज सेपरेटली असेस्ड टू म्युनिसिपल असेसमेंट, द एनुअल रेंट अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट प्लस 15%। अगर अकोमोडेशन आपका सेपरेटली असेसमेंट हुआ है ना, तो एनुअल रेंट प्लस 15%, जो भी रेंट रहा होगा उसका 15% आप बढ़ा लीजिए, है ना। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ अकोमोडेशन इज सो असेस्ड, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एनुअल रेंट फॉर द होल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट प्लस 15%। पार्ट का आपके पास था, होल पे अप्लाई कर दो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से और 15% बढ़ा लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 2 सवाल छोटे छोटे। मोर देन 1 म्युनिसिपल असेसमेंट में क्या करना है सर? मतलब हमारा मकान म्युनिसिपल ने जो असेसमेंट करा था वो 2 बार कर दिया, तो बाद वाला माने कि पहले वाला माने? तो कोर्ट का कहना है कि कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 10(4) एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, आप सेक्शन 7 की गाइडलाइंस में आ ही नहीं रहे हो, है ना। क्योंकि वो क्या बात कर रहा है पहली बार की, कि पहली बार जब आपका असेसमेंट हुआ था तब क्या स्थिति थी। और एक दूसरा सवाल कि कैन वी डिटरमाइन पार्शियल रेंट व्हेन होल इज फिक्स्ड, हमने 7B में क्या पढ़ा कि पार्ट का फिक्स था, फुल का तय करना था। क्वेश्चन ये है मेरा कि फुल का अवेलेबल है, पार्ट का तय कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने बोला है कि आप ऐसी रिवर्स पॉलिसी नहीं लगा सकते अनलेस एंड अनटिल एक्ट में दिया हुआ नहीं हो, तो इस एक्ट में दिया हुआ नहीं है, इसलिए अगेन इस केस में भी आप सेक्शन 10 के क्लॉज 4 में चले जाएंगे। सेक्शन 10 का क्लॉज 4 क्या बोलता है कि आप सेक्शन 7 में नहीं आ पा रहे हो, इसलिए आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको नए नियम बताते हैं कि कैसे रेंट तय करना है। तो ये बात थी सेक्शन 7(3) के ए और बी की। अच्छा, अब सवाल ये कि सर हमारा तो म्युनिसिपल असेसमेंट हुआ ही नहीं, अब आपके पास आता है सेक्शन 7 के क्लॉज 3 का सी पार्ट, हम करते हैं उसको डिस्कस। अब सेक्शन 3 के सी के जो दोनों पार्ट हैं इसको हम देखेंगे। इसमें टोटल निर्भरता उस अकोमोडेशन के ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट के रिलेशनशिप की, उनके बीच हुए एग्रीमेंट की, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के कुछ परसेंटेज की, और उन दोनों में से जो कम होगा उसको आपका स्टैंडर्ड रेंट माना जा रहा है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अब हमारे पास है नहीं, आपके मकान का असेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो अब आपके पास ही रास्ता है, आप ही बता दो कि कैसे तय करें। तो 2 रास्ते उन्होंने बताए कि एक तो भैया फर्स्ट लेट आउट, मतलब आपने जब पहली बार से किराए पे दिया तो उसका जो भी किराया रहा हो, मान लो आपने नहीं दिया तो क्या रह सकता था, है ना, विच कुड बी, क्या हो सकता था किराया आपके मकान का, है ना। हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरे मकान का 1 BH का क्या किराया 7,000 है, या अगर वो या तो 7,000 है, अगर वो दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, एक ही बात है। अल्टीमेटली उन्होंने बोला है कि आपने दिया है
या आप दे सकते थे, तो अल्टीमेटली उसको प्रूव करो, और या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस मार्केट प्राइस उसका 6/3/4% आप निकाल लो, और उन दोनों में से जो कम होगा वो आपका स्टैंडर्ड रेंट होगा। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस ऑफ लैंड दोनों को ऐड करिए, दोनों का 6/3/4% निकाल लीजिए। जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो उस अकोमोडेशन का एनुअल रेंट होगा, और उस एनुअल रेंट को और इसके एनुअल रेंट को, इन दोनों में से जो भी कमतर होगा, जो भी छोटा होगा, वो आपका स्टैंडर्ड रेंट होगा।